हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, राइट? सो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 2, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया पे रहने वाली है ये आपकी यूनिट पूरी की पूरी, राइट? ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन। तो BBFIA एंड BMS दोनों के लिए ये वीडियोस हैं। सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है दोनों का, तो आपको ऐसा डरने वाली जरूरत नहीं है, दोनों का एक ही सिलेबस है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को। सो सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। देख लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आर प्लेटफॉर्म या फिर सिस्टम जहाँ पे क्या होता है, बायर एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, कमोडिटीज को या फिर अदर फंजिबल आइटम्स ऑफ वैल्यू एट अ लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अंडरस्टैंडेबल? इन अदर वर्ड्स देखना चाहो तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स को बेचा या फिर खरीदा जाता है। ठीक है, दे सर्व एज एन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी इकोनॉमिक economy by facilitating the flow of funds between savers and borrowers. So basically ये क्या कर रहे हैं, ये एक essential infrastructure कर रहे हैं for the functioning the economy, मतलब इकोनॉमी को चलाने में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा ये निभा रहे हैं, राइट? बिकॉज जितना भी फ्लो ऑफ फंड हो रहा है ना बिटवीन दी सेवर्स एंड बायर्स, ये सारा कौन देख रहा है? फाइनेंशियल मार्केट देख रहे हैं, राइट? In India, financial market have evolved over time from simple money lending and informal credit channels to complex, regulated, technologically advanced system that connect investor, companies, banks, government and other entities. So जैसे कि इंडिया में financial market ना काफी तेजी से इवॉल्व किया है इसने, राइट? फ्रॉम ओवर द टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा सिंपल मनी लेंडिंग का प्रोसीजर था या फिर इनफॉर्मल क्रेडिट थे, वो कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज्यादा चीजें थी, तो वहां से भी हम कितना ज्यादा इजी वे में अब चीजें हो गई हैं। इन्वेस्टर्स, कंपनीज, बैंक, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया है टू इन्वेस्ट इन दी फाइनेंशियल मार्केट। ओके, अब देख लेते हैं रोल क्या है फाइनेंशियल मार्केट्स का। रोल यही है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करने में ही हेल्प करता है, मतलब कि ये कलेक्ट करता है सेविंग्स को हाउस होल्ड से, बिजनेस से, एंड इनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल पाती है, कैपिटल फॉर्मेशन हो पाता है। ऑब्वियसली बात है, कंपनी क्या कर पा रही है, रेस कर पा रही है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल को बाय इशूइंग इक्विटी या फिर डेट या फिर सपोर्टिंग बिजनेस एक्सपेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन लाइक दिस। ठीक है, लिक्विडिटी मिल रही है, राइट? लिक्विडिटी मिल रही है बिकॉज मार्केट ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म जहां पे वो बाय एंड सेल करेंगे सिक्योरिटीज को इजीली, ensuring a quick access to funds without significant loss। मतलब अब देखो, easy to कैश में भी अब बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। लाइक अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो कितना ज्यादा इजी है, अगर आपको नहीं चाहिए वो स्टॉक तो आप जाओ मार्केट में, उसको सेल कर दो, आपको इजीली कैश उसके बदले मिल जाता है। तो लिक्विडिटी है इसमें। प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल मार्केट एस्टेब्लिश करता है कि फेयर प्राइस जो है सिक्योरिटीज का वो बना रहे एज पर दी सप्लाई एंड डिमांड। रिफ्लेक्ट करता है कि जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना वो करेक्ट है एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपको दिख जाती है। मतलब क्या है प्राइस डिस्कवरी, एज पर दैट डिमांड एंड सप्लाई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उसके बेसिस पे ही प्राइस होता है। ऐसा नहीं कोई बंदा बैठा है जो प्राइस को अप एंड डाउन कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट द मार्केट कंडीशन। इसके बाद है आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या है ये? लाइक डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस मार्केट, ये हेल्प करता है टू मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क एंड अलाउ करता है इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। सो अपने अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो क्या कर लेते हैं, रिस्क को मैनेज कर लेते हैं, डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो उतना इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? सो इसके बाद है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सो ये एलोकेट करते हैं कैपिटल को टू द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर एंड कंपनीज एंड प्रमोट करता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी को एंड अवॉइड करता है एनी काइंड ऑफ वेस्टेज को। प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ऑब्जॉर्व करता है शॉक, सपोर्ट करते हैं पेमेंट सिस्टम को एंड ये एक्ट करते हैं एज अ अर्ली इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक इम्बैलेंस, राइट? तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं ना आपके इकोनॉमी के अंदर तो सबसे पहले कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्टॉक्स में,
ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको देखने को मिल जाता है कि भाई अरे इसने तो ये डिसीजन दे दिया, अब तो मार्केट ऐसी होने वाली है, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो आपको पहले से ही चीजें पता लग जाती है। सपोर्टिंग अ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में सपोर्ट करता है, जैसे मार्केट फैसिलिटेट करती है ट्रांसमिशन, जैसे कि सेंट्रल बैंक पॉलिसीज बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट, हेल्प करती है गवर्नमेंट को टू मैनेज द डेट थ्रू सिक्योरिटी इशुएंस। सो ये सारे क्या हैं, ये आपके हैं रोल फाइनेंशियल मार्केट्स के। एक रोल ये भी था कि एंकरेज करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली सी बात है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंड सप्लीमेंटिंग डोमेस्टिक कैपिटल एंड फोरकास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो वही चीज है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लोग क्या करते हैं, इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, एज वी नो दैट, बिकॉज वी नो आवर कंट्री इज वेरी डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे जो है ग्रोथ रेट हाई है। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तो देखो हमेशा से ही इंडिया एक सेक्टर रहा है। इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया की, सबसे पहले कैटलिस्ट है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक बाय एनेबलिंग द बिजनेस टू रेज फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट स्टिमुलेट कर पाती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, जॉब क्रिएशन को, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट को। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल मार्केट है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेसेस होते हैं ना, वो इजीली फंड रेज कर पाते हैं बाय रेजिंग द डेट, इक्विटी, व्हाटएवर दे वांट। एंड इसी की वजह से तो क्या हो रहा है, जॉब मिल पा रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पा रहा है, राइट। सो कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फैसिलिटेट कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, दे ब्रिंग मोर पीपल इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम बाय मोबिलाइजिंग स्मॉल सेविंग एंड ऑफरिंग डाइवर्सिफाइंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हुआ है समझो। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे हुआ है कि हमने देखो, अगर कोई कंपनी रन कर रही है ना, और वो चाहती है कि वो किस में आए, स्टॉक्स या फिर डिबेंचर में आए, फिर वो फंड रेज करना चाहती है पब्लिक के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है उसको अपने बैलेंस शीट, सारा कच्चा चिट्ठा जो भी है कंपनी का, उसको दिखाना पड़ेगा, पब्लिक को शो करना पड़ेगा कि भाई ये बैलेंस शीट है, इतना हमारा प्रॉफिट है, इतना ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो उसी के बेसिस पे तो इन्वेस्टर डिसीजन लेगा कि भाई ये कंपनी सही है, नहीं है, मुझे इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, राइट। सो इसमें क्या हुआ, आप अपनी कंपनी तक सीमित नहीं हो, आप यहाँ पे पब्लिक के लिए भी लायबल हो, राइट। सो वही चीज है कि इसमें क्या हुआ, फैसिलिटेट किया फाइनेंशियल इंक्लूजन का। यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा पीपल आए, मोर पीपल इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है स्मॉल सेविंग्स को इनटू द डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी अपनी देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीजें देखेगा। इसके बाद है आपका मॉडर्नाइजेशन द इकोनॉमी। फाइनेंशियल मार्केट इंट्रोड्यूस करता है एडवांस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एनहांस करता है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी इन मार्केट सक्सेस को, एक्सेस को। तो जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमी हमारी कितनी ज्यादा मॉडर्नाइज हो रही है, काफी ज्यादा टूल्स आ गए हैं, चार्ट्स पैटर्न्स आ गए हैं, अलग अलग ऐप आ गए हैं चार्ट्स के लिए। तो वही चीज है कि एडवांस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, एनहांस हुई है हमारी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड मार्केट की एक्सेस। इनेबल करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, लाइक जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो फॉलो करती है स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स को। प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, तो गलत काम ना हो, राइट। एनहांस करता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को, क्योंकि ये रेगुलेटेड है किससे, सेबी के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको रेगुलेट कर रहा है, नो। जैसे आरबीआई सभी के सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है ना, वैसे सेबी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है ना उसको रेगुलेट करता है, एनफोर्स करता है लॉ, प्रिवेंट करता है कोई फ्रॉड ना हो, मार्केट के अंदर कोई मैनिपुलेशन ना हो, या फिर और ये हेल्प करता है टू बिल्ड दी इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो एफिशिएंट मार्केट्स क्या करती हैं, लोअर करती है रिस्क प्रीमियम्स को डिमांडेड बाय इन्वेस्टर, रिड्यूस करती है बोरोविंग कॉस्ट फॉर कंपनीज एंड एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। सो ये सारी चीजें हैं इसमें, राइट। इसके बाद है चैलेंजेस क्या होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के द्वारा फेस किए जाते हैं इन इंडिया। सो इसको भी देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मार्केट की वोलेटिलिटी। तो जैसे कि हमें पता ही है कि भाई मार्केट जो है ना इंडिया की बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब आज ऐसे जा रही होगी तो फ्री हो, तो मतलब अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है यहाँ पे ऐसे करके। तो सेंसिटिव टू ग्लोबल क्यूज एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर एंड डोमेस्टिक फैक्टर की वजह से यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत है, मतलब सडनली अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। एंड यही चीज है कि सडन लॉस का एंड सडन प्रॉफिट का। लिमिटेड पेनिट्रेशन होती है, लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स हैव येट टू रीच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट जो है ना वो सभी सेक्शन, सभी के पास मतलब एक्सेसिबल है। सो ये भी एक लिमिटेड पेनिट्रेशन में कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है।
कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं अभी इंडिया में? बहुत कम। आई गेस जो एजुकेटेड पीपल है, रूरल वाले को तो पता भी नहीं होगा कि भाई ये होता क्या फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट? नहीं पता होगा। सो ये भी चीज है कि अभी फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज अभी बहुत लोगों को नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि बस उनको पता है कि ये चीज है, तो दे आर जस्ट डूइंग बाइंग एंड सेलिंग बाय ब्लाइंडली, मतलब ब्लाइंडली कह लो कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव नॉलेज, ठीक है? एंड कह लो तो एक्सेस भी नहीं है, रीच नहीं है ऑल सोसाइटी सेक्शन के पास। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस इश्यूज आते हैं इसमें कि डिस्पाइट ऑफ प्रोग्रेस एनफोर्समेंट जो है यहाँ पे क्रिटिकल रह पाती है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, लाइक कुछ जो इन्वेस्टर हैं वो लैक कर रहे हैं एक्सेस टू एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही है। ये किसकी फॉल्ट है? ऑब्वियस सी बात है, जो नॉलेज की कमी है एंड ऑल द थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप यहाँ पे बहुत ज्यादा है बिकॉज टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, लेकिन गैप्स अभी भी हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। सो दीज आर सम चैलेंजेस व्हिच इज फेस्ड बाय द इंडिया। एज वी नो मार्केट वोलेटिलिटी है बहुत ज्यादा, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग। लिमिटेड पेनिट्रेशन है, अभी भी बहुत ज्यादा रीच नहीं है हमारी रूरल एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रेगुलेटर एंड कंप्लायंसेस इश्यूज में कितना प्रोग्रेस होने के बाद भी कुछ चीजें हैं वो अभी भी क्रिटिकल हैं, एनफोर्समेंट नहीं हो पा रही है, कंप्लायंसेस सही से नहीं जा पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मतलब सभी लोगों के पास इंफॉर्मेशन, अभी भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ऑब्वियसली बात है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इंप्रूव होने के बाद भी हमें गैप्स देखने को मिलते हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में। अब देख लो टाइप्स क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के, राइट? तो फाइनेंशियल मार्केट जो है यहाँ पे टू फैक्टर में है। सबसे पहले दैट इज कैपिटल मार्केट नंबर 1 एंड सेकंड इज मनी मार्केट। इसके अंदर भी कैपिटल मार्केट के अंदर भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट के यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लाइक दिस। सो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी रहेगी। देख लेते हैं एक एक करके, राइट? एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जिनको भी लाइक कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी चैलेंजेस आता है, तो डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, राइट? एंड यूनिट नंबर 1 आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, राइट? उसमें एक्चुअली कुछ मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं था, जस्ट थ्योरी पार्ट थी, तो उसको आप 2x में भी करके देख सकते हो। बस कॉन्सेप्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है आपको कोई भी यूनिट छोड़नी है। देखो बिकॉज कॉलेज में ना 4 ही तो यूनिट होती है आपकी, ठीक है? और 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो वही पर यूनिट के हिसाब से 1 या 2 क्वेश्चन हर यूनिट से कॉलेज वाले उठाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें से आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट पूछ ही लेते हैं, राइट? काइंड ऑफ लॉन्ग आंसर होते हैं ना, वैसे ही। तो मनी मार्केट क्या है यहाँ पे? मनी मार्केट एक सेगमेंट है जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या है? एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी को क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, ठीक है? ये प्रोवाइड कर रहा है एक मैकेनिज्म बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि क्या कर सके, हम मैनेज कर सके अपनी जितनी भी शॉर्ट टर्म फंडिंग की नीड्स हैं। समझ में आया आपको? मनी मार्केट क्या है? एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट का जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड हो रहा है, जिनकी बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी है एंड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी है, ताकि क्या कर सके, जितने भी हमारे बिजनेसेस, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये अपनी शॉर्ट टर्म की जो नीड्स है ना उसको पूरी कर पाए। समझ में आ गया आपको? पर्पस देख लो, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर गवर्नमेंट, बैंक्स, कॉर्पोरेशन लाइक दिस। ये मैनेज करता है लिक्विडिटी को एंड कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट्स को, राइट? अगर किसी को सपोज करो कि अब जो बैंक्स है ना उनको सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ता है, कैश रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, अब वो उनके पास नहीं है अभी, तो शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू रेज कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं, जो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो मैनेज कर पा रही है, अपनी फैसिलिटेट कर पा रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये सारे पर्पसेस हैं। की फीचर्स क्या हैं यहाँ पे? की फीचर्स ये है कि मैच्योरिटी जो है ना इसकी, वो लेस देन 1 ईयर होती है। लिक्विडिटी हाई लिक्विड होती है इसमें, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो इजी टू कन्वर्ट होते हैं कैश में। रिस्क क्या है यहाँ पे? बहुत ज्यादा कम रिस्क है, बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है एंड हाई क्रेडिट क्वालिटी इनकी रहती है। रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे लो रिटर्न्स होते हैं, बिकॉज लो रिस्क है तो लो रिटर्न्स होते हैं।
पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो ये सारी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। नेचर देखोगे तो ये ओवर द काउंटर है, O2C एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आती है, राइट। इसके बाद मेजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के अंदर, तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े थे वन बाय वन, राइट। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में ही है, ये लॉन्ग में भी है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, कहीं आप सोचो कि भाई शॉर्ट में पढ़ा पढ़ा के खत्म किया है, नो, आपको ये लॉन्ग में भी देखने को मिलेगा। आगे मेन टॉपिक था मेजर इंस्ट्रूमेंट्स का, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स है, जिसको हम टी बिल्स भी कह देते हैं शॉर्ट में। ये इशू होता है गवर्नमेंट के थ्रू। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो 91, 182 डेज एंड 364 डेज तक की रहती है। एंड ये सोल्ड किए जाते हैं डिस्काउंट पे एंड रिडीम किए जाते हैं पार पे, ठीक है। ये हमने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट 12th क्लास में, कि इसको हमने डिस्काउंट पे तो सेल किया, लेकिन एट पार पे इसको क्या करा, रिडीम कर लिया, राइट। कमर्शियल पेपर होते हैं हमारे, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, जो कि इशू किसके द्वारा होते हैं, कॉर्पोरेशंस के द्वारा होते हैं, ताकि अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट कर सके। एंड ये इशू किया जाता है डिस्काउंट पे। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये नेगोशिएबल होता है टाइम डिपॉजिट, एंड ये इशू किया जाता है बाय बैंक्स विद फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी। इसके बाद आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसको हम रेपो भी कह देते हैं, ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स होती हैं फॉर डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये करते हैं, वन पार्टी सेल करता है सिक्योरिटी को एंड एग्री करता है टू रीपर्चेज इट लेटर, मतलब पहले मैंने आपको बेच दिया एंड मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं इसको दोबारा खरीदूंगी। ये हुआ आपका रेपो। कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी एक बहुत छोटी सी वेरी शॉर्ट टर्म लोन होती है, ओवरनाइट कह लो, बिटवीन बैंक्स टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट एज आई स्टेटेड। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक टाइम ड्राफ्ट होती है जो कि गारंटीड होती है बाय बैंक एंड यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में मोस्टली। इसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। तो क्या होते हैं फंक्शंस मनी मार्केट के, सो ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी, ठीक है। एज वी नो कि इसकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, तो इजी टू कन्वर्ट होती है टू कैश, ठीक है, टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स एफिशिएंटली। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इसका इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज शॉर्ट टर्म के हमारे ये होते हैं सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स। सो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है एज कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म लोन्स। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, सेंट्रल बैंक जो है वो यूज करती है मनी मार्केट को, ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को। एफिशिएंट एलोकेशन हो पाता है रिसोर्सेज का, बिकॉज ये हेल्प करता है इन द टेम्पररी डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। प्लेटफॉर्म जो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को अर्न करने के लिए रिटर्न विद द मिनिमल रिस्क। तो ये क्या है, फंक्शंस है मनी मार्केट के, राइट। इसके बाद है आपका कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट क्या है, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, टिपिकली इनकी जो मेच्योरिटी होती है वो विद इन 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर होती है, ठीक है। ये इंक्लूड करते हैं इक्विटी, डेट, बोथ used by business, government and other instruments to raise long term funds। इसमें क्या क्या आता है, सब मार्केट्स होती है इसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होती है न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे नए मतलब कंपनीज जो है डायरेक्ट जो न्यू इशू कर रही है ना अपने शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इसके बाद जो रीपर्चेज होकर दोबारा से आपके पास जाते हैं ना, वो होती है सेकेंडरी मार्केट। सो अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अभी जो हम ट्रेड करते हैं ना ग्रो पे, ये जीरोधा पे, तो ये क्या है, हम सेकेंडरी मार्केट में आ रहे हैं बच्चे। हम क्या कर रहे हैं, ब्रोकर्स के थ्रू जो परचेज मतलब आगे वो इशू कर रहे हैं ना, हम उनमें डील कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ग्रो है, जीरोधा है, ये सब क्या है, ये सब आपके प्राइमरी मार्केट के अंदर है। ये कंपनी से जो भी नए इशू हो रहे हैं ना शेयर, ये उनको लेते हैं, इसके बाद फिर वो हमें देते हैं। समझ में आ गया। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ये न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं इसको, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज जो है इशू किया जाती है, सोल्ड किया जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम। मेथड क्या होते हैं, आईपीओ, आईपीओ सुना है ना आपने, तो कंपनी जो है वो फर्स्ट आईपीओ ही रेज करती है, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। कंपनीज इन गवर्नमेंट जो है वो रेज कर सकते हैं कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर्स। इसके बाद है आपकी सेकेंडरी मार्केट।
सेकेंडरी मार्केट एक प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज है जो कि बाउट एंड सोल्ड की जाती है, एंड ये लिक्विडिटी होती है इसमें, एंड ये प्लेटफॉर्म होता है फॉर प्राइस डिस्कवरी, एंड ये रेगुलेट किया जाता है बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल अथॉरिटीज। सो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये रेगुलेट होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आपकी दो चीजें आती है, क्या, एनएससी आती है एंड दूसरी क्या आती है, बीएससी। इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले पर्पस क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल्स जो होगी इंडस्ट्रियल के लिए, इंफ्रा के लिए, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो हम कर पाएंगे, फैसिलिटेट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। एंड ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंपनीज को ताकि वो क्या कर सके, रेस कर सके फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लॉन्ग टर्म में डील कर रहा है, लॉन्ग टर्म फंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को, right, by funding the industries, infrastructure and other long term projects, and ये more volatile है than money market, but offer कर रहा है high return। ऑब्वियसली बात है, मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा होगा, रिस्क पैटर्न भी इसमें बहुत ज्यादा होगा, लेकिन रिटर्न्स ऑब्वियसली बात है एज कंपैरिजन टू दैट ज्यादा होंगे। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कैपिटल मार्केट में जो ट्रेड होते हैं? मेजर इंस्ट्रूमेंट्स देखो, इक्विटी शेयर है, ओनरशिप शेयर कंपनी के अंदर जो क्या कर रहे हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं जिनके पास, एंड डिविडेंड्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? ये शेयर्स होते हैं विद प्रेफरेंस राइट ऑन द डिविडेंड बट टिपिकली नो वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर में मतलब प्रेफरेंस कहते हैं ना, प्रेफरेंस देना, वही चीज होती है प्रेफरेंस शेयर किसी को ले लेना। तो इनके पास कोई भी राइट नहीं होता वोटिंग करने के लिए, ठीक है, लेकिन इनका राइट होता है डिविडेंड्स पर, ठीक है। इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, अगर प्रॉफिट कमाया गया है ना तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, इसके बाद में इक्विटी वाले आते हैं सब। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ये डेट होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स विद फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। सो बेसिकली डेट क्या होता है, एक उधार लेना होता है ना, वैसे ही होता है कि आप पब्लिक से पैसा उधार ले रहे हो एंड ये तो आपको विद इंटरेस्ट चुकाना ही चुकाना है आपको, समझे। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज। तो पूल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक एसआईपीज लोग इसमें करते हैं ना, काइंड ऑफ दैट, वो म्यूचुअल फंड्स में आती है। डेरिवेटिव्स ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन यूज्ड फॉर हेजिंग और स्पेक्यूलेशन में ये होती है, ठीक है। पुट ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन ये सुने होंगे आपने, लाइक कॉल पुट लाइक दिस। सो सारे डेरिवेटिव्स में आते हैं। इसके बाद फंक्शंस क्या हैं कैपिटल मार्केट के? फंक्शंस देखो यही है कि ये जी क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स में, बिकॉज कन्वर्ट कर रहे हैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में, प्रोवाइड कर रहे हैं कैपिटल फॉर ग्रोथ, लाइक हेल्प कर रहे हैं बिजनेस को ताकि वो एक्सपैंड कर पाए अपने रेजिंग द लॉन्ग टर्म फंड्स, फैसिलिटेट कर पाए ओनरशिप को ट्रांसफर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, एंकरेज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बाय प्रोवाइडिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विद डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, प्राइस डिस्कवरी डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि क्या फेयर वैल्यू होगा सिक्योरिटीज का बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। एनहांस कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, कैपिटल रेज किया जा रहा है बाय यूज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज लाइक बूस्टिंग जीडीपी, एनहांस किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी को, एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन दी जा रही है थ्रू रेगुलेटरी ओवरसाइट, राइट। तो जैसे कि मैं बताया था कि कैपिटल मार्केट की दो सब मार्केट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू तो देखो आपको दे दिया यहाँ तक, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, एवरीथिंग, बट अब हम थोड़ा सा डिटेल में बढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? ये मार्केट होती है जी जहाँ पे न्यू इश्यू किए जाते हैं मार्केट को, न्यू इशू, जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, एंड यहाँ पे न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये प्लेटफॉर्म है ताकि हम रेज कर पाए अपने फ्रेश कैपिटल को फ्रॉम द इन्वेस्टर, एंड शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हम रेज करते हैं फंड्स को, राइट। मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? एज आई शेयर्ड यू, हमने पढ़ लिए थे ऊपर। मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्राइमरी मार्केट, मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? आईपीओ है, फर्स्ट सेल ऑफ कंपनी शेयर टू द पब्लिक अलाउिंग इट टू बिकम पब्लिक ट्रेडेड। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ जिसको कहते हैं, ये इशू किया जाता है एडिशनल शेयर्स बाय अ कंपनी जो कि ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड है। राइट इशू, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको राइट दिया जाता है टू परचेज एडिशनल शेयर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है? सिक्योरिटीज होती है जो कि बेची जाती है डायरेक्टली टू स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर वेल्दी इन्वेस्टर इफ बायपासिंग पब्लिक मार्केट। इसके बाद है आपके प्रोफेशनल अलॉटमेंट्स, ये शेयर्स होते हैं जो कि इशू किया जाता है एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को या फिर प्रोमोटर्स को, जो कि प्री डिसाइडेड प्राइस पे होते हैं, ये ऑफन नॉट ओपन होते हैं पब्लिक के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स होते हैं।
जो कि कंपनीज एंड गवर्नमेंट को इश्यू किया जाता है इन दी प्राइमरी मार्केट, ताकि आप लॉन्ग टर्म डेट को क्या कर सको, रेज कर सको। पर्पस क्या है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का इन दी प्राइमरी मार्केट, ताकि आप कैपिटल को रेज कर सको, डेट रीपे कर सको, न्यू प्रोजेक्ट्स कर सको, फैसिलिटेट कर सको ओनरशिप ट्रांसफर को, डाइवर्सिफिकेशन, हेल्प करता है गवर्नमेंट को टू फाइनेंस पब्लिक एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट था। इसके बाद आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, बाउट एंड सोल्ड किया जाता है अमंग द इन्वेस्टर। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर, ओटीसी मार्केट, ये दो चीजें आती हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं इसमें, इक्विटी शेयर जैसे कि स्टॉक, कॉमन शेयर्स ऑफ कंपनीज आर एक्टिवली ट्रेडेड इन दी स्टॉक एक्सचेंज, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि इशू किए जा रहे हैं कंपनी या गवर्नमेंट के थ्रू, ट्रेडेड किया जा रहे हैं आफ्टर द इशुएंस, प्रेफरेंस शेयर जो कि ट्रेड किया जा रहा है सिमिलर टू इक्विटी शेयर, लेकिन इसमें फिक्स्ड डिविडेंड राइट्स होता है। ईटीएफ ये फंड्स यूनिट्स होती हैं जो कि ट्रैक करती है इंडाइसेस और एसेट्स को, एंड ये ट्रेड किया जाता है लाइक शेयर्स। डेरिवेटिव्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स लाइक स्टॉक और इंडाइसेस। तो टेक्निकली जो डेरिवेटिव मार्केट्स होती हैं ये फंक्शन करती हैं एज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर सेकेंडरी मार्केट। म्यूचुअल फंड्स क्या होती हैं, ये बाउट एंड सोल्ड किया जाता है एट एनएवी डायरेक्टली फ्रॉम द फंड्स हाउस और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज इन केस ऑफ ईटीएफ्स। पर्पस क्या है इंस्ट्रूमेंट्स का, पर्पस यही है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, एनेबल करता है प्राइस डिस्कवरी को, अलाउ करता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में, एंड रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को एंड मार्केट के ट्रेंड्स को। ठीक है, तो हालांकि आपको इन पॉइंट्स में कुछ ऐसा अलग सा नहीं लगा होगा, सेम ही लगा होगा, जितना मैंने बताया वही चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, की डिफरेंस क्या है यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में। सो आई गेस आपको इतना मैंने समझा दिया तो ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी, बट स्टिल मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं बता देती हूँ। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज का ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का ट्रेड हो रहा है। मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है यहाँ पे, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, न्यू बॉन्ड्स, यहाँ पे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, ईटीएफ, डेरिवेटिव्स। इशूअर्स कौन इन्वॉल्व है यहाँ पे, यहाँ पे कंपनीज, गवर्नमेंट इशू करती है डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, इशूअर इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते, और सिक्योरिटी जो ट्रेड होती है बिटवीन द इन्वेस्टर्स की होती है। कैपिटल रेज्ड, यहाँ पे कंपनी जो है वो रेज करती है फ्रेश कैपिटल को, यहाँ पे कोई भी फ्रेश कैपिटल रेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है। राइट, प्राइसिंग डिटरमाइन किया जा रहा है इशूअर एंड अंडरराइटर के थ्रू, यहाँ पे डिटरमाइन किया जा रहा है मार्केट के फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग। रेगुलेशन प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हेविली रेगुलेटेड होता है फॉर डिस्क्लोजर लाइक प्रोस्पेक्टस क्या है एंड ऑल, यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। मार्केट टाइप क्या है, ये वन टाइम इशुएंस होती है पर सिक्योरिटी, एंड ये कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग इसमें चलती रहती है एज पर द पोस्ट स्ट्रीम। पार्टिसिपेंट्स क्या है, इशूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, इसमें इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स एंड डीलर्स हैं। कंपैरिजन क्या है यहाँ पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का। सो कंपैरिजन देख लेते हैं। ये मनी मार्केट क्या है, ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए मार्केट है, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट है। मार्केट का नेचर क्या है, ये अनऑर्गेनाइज भी है और ऑर्गेनाइज भी है। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप ऐसे करते हो ना कि अपने रिलेटिव से भी ले लेते हो पैसे की, भाई मुझे अभी नीड है शॉर्ट टर्म के लिए 3 मंथ्स के लिए एंड ऑल, तो आप मुझे दे दो। लेकिन वहीं अगर आपको कहीं घर खरीदना पड़ता है तो क्या देते हैं आपके रिश्तेदार पैसे, नहीं देते ना, बैंक से ही लेते हो ना जाके। सो वही चीज है कि अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों मनी मार्केट में आती है फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, दोनों वे आउट है, एंड शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड ही लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको घर खरीदना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैंक ही जाना पड़ता है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाना पड़ता है ना। सो कैपिटल मार्केट्स जो है वो यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड ही होती है नेचर में। इंस्ट्रूमेंट्स क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वॉल्व है। कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। पार्टिसिपेंट्स क्या है इसमें, बैंक्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। कैपिटल मार्केट में बैंक्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, रिटेल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इश्योरेंस कंपनीज, ये सारी है। मार्केट की लिक्विडिटी क्या है, मनी मार्केट में हाई है, यहाँ पे लेस है। रिस्क क्या है, इसमें लो रिस्क है, इसमें हाई रिस्क है। मेच्योरिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट्स की, इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी है विद इन अ ईयर, एंड इसमें लॉन्ग मोर देन अ ईयर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप शॉर्ट टर्म के क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के क्रेडिट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको। पर्पस क्या है, यहाँ पे इंक्रीज लिक्विडिटी होती है फंड्स की इकोनॉमी के अंदर, एंड ये स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को बाय इंक्रीजिंग दी सेविंग्स। आरओआई क्या है कि लो है इन दी मनी मार्केट, ये हाई है इन दी कैपिटल मार्केट। ठीक है, आरओआई
लिंकेज क्या है बिटवीन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट? लिंकेज यही है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर का काम करता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमी की हेल्थ क्या चल रही है, राइट? राइजिंग मार्केट जो है वो ऑब्वियसली सिग्नल देती है किसका? ग्रोथ ऑप्टिमिज्म का। एंड फॉलिंग मार्केट इंडिकेट करती है कि स्लो डाउन आ गया भाई, क्रैश आ गया इकोनॉमी के अंदर, राइट? कैपिटल फॉर्मेशन मार्केट जो क्या करते हैं, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है बिजनेस को एंड गवर्नमेंट्स को विद फंड्स नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन सेंट्रल बैंक का करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट दी पॉलिसी। चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द मार्केट रेट, इन्फ्लुएंस करते हैं कंजम्पशन क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है। सो मॉनेटरी की पॉलिसी को ट्रांसमिशन करने के लिए भी सेंट्रल बैंक सी डेटा यूज करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मार्केट के डेवलपमेंट, ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो ऑब्वियसली बूस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट को, लाइक हायर सेविंग्स एंड डिमांड जो है रहती है उसमें, लाइक वाइल जो डेवलप्ड मार्केट होती है उसमें लोअर कैपिटल कॉस्ट होती है, ये उसमें प्रमोट ग्रोथ होती है, ठीक है? इकोनॉमी क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक साइकिल इम्पैक्ट क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे एक्टिव होती है ड्यूरिंग बूम्स, लेकिन स्लो डाउन होती है इन रिसेशन बिकॉज रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट। जब भी रिसेशन आ जाता है, ठीक है, मार्केट के अंदर इतना ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, ऐसा करके कुछ कंटिन्यूस वे में होता है, तो उस टाइम पे ट्रेड होती है नहीं होती है, ठीक है? तो रिसेशन आ जाने पे इन्वेस्टमेंट जो है नहीं होती है। ग्लोबल इंटीग्रेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लिंक करती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये इफेक्ट करता है मार्केट की परफॉर्मेंस को एंड इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लाइक सपोर्ट कर रहे हो बिजनेस के एक्सपेंशन में, फाइनेंशियल मार्केट जो है इनडायरेक्टली क्रिएट कर रहा है जॉब्स एंड इंप्रूव कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, राइट? इंटीग्रेशन क्या है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट? इंटीग्रेशन जी यही है कि ये इंक्रीज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। हमारा फाइनेंशियल मार्केट अच्छा चलेगा तो क्या होगा, हम ओपन कर पाएंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल को, ठीक है, एफआईआईस को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, बूस्ट करेगा हमारी लिक्विडिटी को एंड कैपिटल इनफ्लोज को। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाती है हमें। इंडियन इन्वेस्टर जो होते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। सिमिलरली इंडियन मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को एंड इवेंट्स को। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखोगे तो मॉडर्न ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो इनेबल कर रहा है रियल टाइम कनेक्टिविटी को विद इंटरनेशनल मार्केट एंड फैसिलिटेटिंग सीमलेस ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज। वही फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन मिल गई थी, लाइक पॉलिसी जो कि 1990s के आफ्टर, जैसे कि डीरेगुलेशन एंड रिलैक्स फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, जिनके पास एंकरेज इंटीग्रेशन आया विद ग्लोबल मार्केट्स। इसके बाद आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिंकेज, जो इंडियन फॉरेक्स मार्केट है ना, जहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल की करेंसी की मूवमेंट्स को, ट्रेड बैलेंस को एंड इंटरनेशनल की कैपिटल फ्लोज को, ठीक है? सो ये सारी की सारी चीज ना हमारी फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड है। यही लिंकेज ये बता रही हूँ क्या क्या लिंक है हमारे ग्लोबल मार्केट से। ट्रांसमिशन होना ग्लोबल रिस्क का, लाइक इकोनॉमी शॉक्स होना, फाइनेंशियल क्राइसिस आना या फिर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अब्रॉड जो है वो क्विकली अफेक्ट कर रही है इंडियन मार्केट को ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस, राइट? रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन, इंडियन रेगुलेटर जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं इंटरनेशनल बॉडीज को ताकि वो अलाइन कर सके रेगुलेशंस, एनहांस कर पाए ट्रांसपेरेंसी को एंड प्रिवेंट कर पाए कि कोई फाइनेंशियल मिसकंडक्ट ना हो। एक्सेस कर पाना इंटरनेशनल कैपिटल को, इंडियन कंपनीज जो है वो रेज कर सकती है फंड ग्लोबली थ्रू इक्विटी डेट्स मार्केट, रिड्यूस करती है कैपिटल कॉस्ट को एंड इंप्रूव करती है कॉम्पिटिटिवनेस को, राइट? सो इंटरनेशनली भी हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने फंड्स को थ्रू इक्विटी एंड डेट के थ्रू। इसके बाद आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो कि यूज किया जाता है कब, आईपीओस के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, डिस्कवर कर सके द प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज विल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक। इट हेल्प करती है कंपनीज को टू प्राइस शेयर एफिशिएंटली बेस्ड ऑन द डिमांड। सो बेसिकली बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, आईपीओस को डिस्कवर करता है कि किस प्राइस में हमें जो है सिक्योरिटीज को बेचना चाहिए पब्लिक को, ऑफर करना चाहिए पब्लिक को, ताकि क्या कर सके कंपनी अपने प्राइस जो है वो उसी अकॉर्डिंगली, डिमांड के अकॉर्डिंगली रख पाए। ऐसा नहीं है डिमांड से बहुत ज्यादा कम या डिमांड से बहुत ज्यादा हाई। सो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस वही होता है। बुक बिल्डिंग एक मॉडर्न और वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर प्राइसिंग एंड इशुइंग शेयर्स ड्यूरिंग आईपीओस एंड एफपीओस। ये रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल फिक्स्ड प्राइस को ऑफर मैकेनिज्म, जो कि हेल्प करता है डिटरमाइन को मार्केट ड्रिवन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। समझ में आया? टू डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स दे आर डूइंग दैट बुक बिल्डिंग प्रोसेस। देखेंगे कैसे निकालते हैं बुक बिल्डिंग। ये क्यों? ये क्योंकि इंश्योर कर रहा है बेटर प्राइस डिस्कवरी हो बेस्ड ऑन द रियल
इन्वेस्टर डिमांड, मतलब रियल इन्वेस्टर की जो डिमांड है ना उसके बेसिस पे हमारी प्राइस डिस्कवरी हो। रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अंडर प्राइसिंग या फिर ओवर प्राइसिंग होना, ठीक है। अट्रैक्ट करता है हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, उनको एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस करना। प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी को टू द इशूअर इन सेटिंग द फाइनल प्राइस, ठीक है। अब स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एक प्राइस बैंड अनाउंसमेंट होती है। इशूअर कंपनी जो भी होती है, जो भी इश्यू कर रही है अपने आईपीओस को, वो क्या कर रही है, अलॉन्ग विद लीड मैनेजर और बुक रनर सेट करती है एक प्राइस बैंड को। प्राइस बैंड होता है एक रेंज, जिसमें हम क्या कर देते हैं, एक फ्लोर प्राइस जिसको मिनिमम बोलते हैं और एक कैप प्राइस जिसको मैक्सिमम कहते हैं, वो अनाउंस करते हैं, ठीक है। इश्योर कंपनीज क्या करेंगी, वो अपने लीड मैनेजर और बुक रनर के साथ एक प्राइस बैंड शेयर करेंगी, सेट करेंगी। प्राइस बैंड क्या होता है, जिसमें एक रेंज होती है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बता दिया जाता है। और फिर क्या होता है, फिर आगे बताते हैं बिडिंग पीरियड। बिडिंग पीरियड में क्या होता है, इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी बिड को प्लेस करते हैं, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ शेयर दे वांट एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे विद इन द प्राइस बैंड। सपोज करो इसमें मिनिमम हमने 20 रख लिया, मैक्सिमम हमने 30 रख लिया, तो इसमें वन थोड़ा सा कोई बात नहीं, ठीक है। दो इन्वेस्टर्स हैं, एक ने बिड किया भाई मैं 25 के प्राइस पे कितने शेयर खरीदना पसंद करूंगा, मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर भी लिख लेते हैं, 100 लिख लेते हैं सपोज। मैं इस पे लूंगा आपके 50 शेयर, राइट। और दूसरा जो बिडर है वो कह रहा है मैं 20 के प्राइस पे मैं ले लूंगा आपके कितने, 80 शेयर्स। ऐसे समथिंग काइंड ऑफ बिडिंग उन्होंने करी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, ये होती है बिडिंग लगाना। विद इन द प्राइस बैंड होना चाहिए, मैक्सिमम जितना दिया है और मिनिमम जितना दिया है इसके बीच में होना चाहिए। बिल्डिंग दी डिमांड बुक। नाउ जो बुक रनर होगा ना, वो कंपाइल करेगा जितनी भी बिड्स हैं, वो कंपाइन करेगा कितनी बिड्स आई है हम पे, कितना नहीं आया, क्या डिमांड है एट वेरियस प्राइस लेवल। तो जो भी तो हमारी आई है ना, सपोज करो 20 के प्राइस पे हमारी 80 की आई है डिमांड एंड 25 के प्राइस पे हमारी 50 स्टॉक की डिमांड आई है। सो वो सारी की सारी ट्रैक करेगा, कैलकुलेशन करेगा। इसके बाद क्या करेगा, प्राइस डिस्कवरी करेगा। लाइक आफ्टर द बिडिंग पीरियड जो इश्यूअर होगा ना, वो एनालाइज करेगा क्या डिमांड शेड्यूल बन रहा है एंड क्या एंड डिसाइड करेगा सिंगल फाइनल इशू प्राइस। वो सिंगल क्या करेगा, इन दोनों के बेसिस में सपोज करो उसने एवरेज ही निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि भाई मैं क्या करूंगा, 20 टू 30 था ना, तो मैं इसका बीच का प्राइस ले लेता हूँ। सपोज करो 25 रुपीज मैं इसका क्या करूंगा, इशू का प्राइस रखूंगा, ठीक है। एंड 25 के उसमें सबसे पहले जो मुझसे ज्यादा ट्रेड मांग रहा था उसको मैं इतना दूंगा, इसके बाद में बाकी जो बचा है वो लास्ट वाले को दूंगा, काइंड ऑफ दैट, ठीक है, विद इन द बैंड। जो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोसीड्स को एंड इंश्योर करेगा एडिक्वेट सब्सक्रिप्शन होना। इसके बाद क्या करोगे, आप एलोकेट करोगे, जैसे कि मैंने बताया कि एज पर दैट वो क्या करेगा, एलोकेट करेगा शेयर्स को। शेयर जो है वो एलोकेटेड किया जाएगा बिडर को, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्राइस बिड्स, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड रिवॉर्डिंग जेन्युइन डिमांड, ठीक है। जिसका भी हाईएस्ट प्राइस बिड रहेगा ना, स्टार्ट हम उससे करेंगे स्टॉक को एलोकेट करना, देन फिर नीचे 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 जाते जाएंगे। लिस्टिंग करना, लाइक आफ्टर द एलोकेशन शेयर जो है वो लिस्ट किया जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई एंड बीएसई, जहां पे सेकेंडरी मार्केट जो है वो ट्रेड अपना शुरू कर सके। समझ में आ गया आपको। इसके बाद है एडवांटेज। क्या एडवांटेज है भाई, एडवांटेज यही है कि रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रू मार्केट डिमांड जो है वो बनी रहे, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स बने रहे। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय सेटिंग द प्राइस लीड्स टू बेटर कैपिटल मोबिलाइजेशन, ठीक है। अट्रैक्ट करता है हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, रिड्यूस करता है कि रिस्क जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन रहे एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ना रहे, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन भी ना रहे, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन रहे। प्रोवाइड करता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी को एंड फेयरनेस को। वही डिसएडवांटेजेस क्या है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है भाई एंड टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। देन द फिक्स्ड इशू प्राइस, कि भाई हमने क्या करा, इतना मत्थेमारी नहीं करी, हमने बोला कि भाई 25 रुपीज में हमने क्या करा, इसको इशू कर दिया, आईपीओ अपना इशू कर दिया। लेकिन इससे क्या होगा, हम या तो हम हो सकता है कि ओवर प्राइस में फॉल कर रहे हो या फिर अंडर प्राइस में फॉल कर रहे हो, तो दोनों में हमारा ही घाटा है, ठीक है। ओवर प्राइस होगा तो कोई खरीदेगा नहीं, अंडर प्राइस होगा तो फिर बचेगा ही क्या, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमें ही घाटा हो रहा है। बट लेकिन अगर हम ये बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करते हैं तो इस पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी है एंड कॉस्ट तो देखो जाएगी। एक्वायर करता है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है बिकॉज इंक्रीज करेगा बिडिंग को। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखोगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके इस पूरे के पूरे लाइक जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का, इसमें टोटल टोटल जो आपके एज पर दी सिलेबस है ना, टोटल आई गेस 1 2 3 4 4 न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है, 4 न्यूमेरिकल्स का टॉपिक है। एंड मिनिमम मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स के मिनिमम। अब वो चाहे वो पॉइंट में पूछ लें या फिर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही दे दें, इट्स अप टू देम, बट आते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। सो आई विल सजेस्ट 4 ही न्यूमेरिकल के टॉपिक दिए गए हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप करने की भूल मत करना, राइट। प्राइस बैंड क्या है, दे दिया हमें 90 एंड 110 के बीच में पर शेयर। टोटल शेयर कितने ऑफर करे गए, 1 लाख शेयर ऑफर करे गए। अब भाई इन्वेस्टर ने क्या करा, ये इन्वेस्टर थे ABC हमारी जी इन्वेस्टर है। नंबर ऑफ शेयर जो बिड की गए वो 30,000 शेयर, 40,000 और ये 50,000। टोटल हमारा कितना हो रहा है, टोटल हमारी ऑफ 120 शेयर्स की हमारी क्या आई, डिमांड आई। टोटल डिमांड हमारी आई 120 शेयर्स की, जो कि 1 लाख से ज्यादा है। ये देखो हमने इश्यू कितने करने थे, 1 लाख, लेकिन हमारी डिमांड कितने की आई, 1,20,000। अब भाई इन्होंने प्राइस भी दे रखा है कि भाई मैं 30,000 शेयर खरीदूंगा 110 के प्राइस में। एक ने दिया 100, एक ने दिया 95। अब इनका जो भी टोटल अमाउंट बन रहा है एज पर दैट वो कैलकुलेट कर लिया है। अब देखोगे बेस्ड ऑन द डिमांड जो कंपनी क्या करेंगे, अपना सेट करेंगे फाइनल इशू प्राइस क्या, 100 पर शेयर। क्यों करा इसने शेयर, ठीक है, उसने एक मिड ले लिया, 100 पर शेयर ले लिया। एंड एलोकेशन कैसे करेगी, प्रोपोर्शनली करेगी, गिविंग प्रेफरेंस टू हायर बिड। सपोज करो हायर बिड इसकी आई थी, 100 पर शेयर पे इसको देगी सबसे पहले, देन फिर इसको देगी, देन फिर इसको देगी। सो एलोकेशन पे भी देखो कभी कभी ना जब उनको कॉम्प्लेक्स करना होता है ना क्वेश्चन को, सो एलोकेशन में दे देंगे भाई, रेशियोज दे देंगे कि 6%, 3% और 2% पे एज पर दी प्रेफरेंस टू दी हायर बिड्स, ऐसे भी दे देंगे। सो इट्स अप टू देम कि उसको एलोकेट कैसे करना है। तो एलोकेशन तो देखो आप सबको आती है, ठीक है, अपने फर्स्ट लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आप पढ़ोगे एलोकेशन का पूरा टॉपिक है, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये एक न्यूमेरिकल का मैंने लिंक लगाया है, ऑल्दो इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट आई विल सजेस्ट कि देख लेना। कोई ऐसा मतलब फोर्स नहीं है कि आपको देखना ही देखना है, बट क्योंकि मैंने जितना कॉन्सेप्ट था मैंने सारे का सारा समझा दिया है। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पे लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो रहे न्यूमेरिकल में, राइट। सो इसमें भी ये मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एसओएल की बुक है ना उससे ये न्यूमेरिकल लिया है। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है जो कि मैं बोलती हूँ कि आप एक बार लगा लेना, ठीक है। जो मैंने सेम न्यूमेरिकल समझाया है ना उसी के अकॉर्डिंग ये चीज है, ठीक है। इन्वेस्टर देखो इतना क्वेश्चन देखो आपको दिया जाएगा, ये कैलकुलेट करना है क्या, प्राइस एट विच मर्चेंट बैंकर क्या करेंगे, इशू करेंगे शेयर ऑफ दी कंपनी टू इन्वेस्टर। कितने प्राइस पे जो कंपनीज हैं मर्चेंट बैंकर्स हैं वो इशू करेंगे अपने शेयर्स को टू कंपनी ऑफ द कंपनी टू इन्वेस्टर्स। एंड अलॉटमेंट वैल्यू क्या रहेगी टू ईच इन्वेस्टर्स, ठीक है। अलॉटमेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी एलोकेशन आप करोगे ना शेयर की, सपोज 30,000 शेयर मुझे ए को देना है, तो उसका जो भी लाइक प्राइस निकलेगा आपका, इशू प्राइस निकलेगा उससे इंटू कर देना, तो एलोकेशन आपकी आ जाएगी, राइट। ये देखो यहाँ पे दी गई है प्राइस कोटेड, वेट 320, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी हुई है। एंड V इंटू पी करने से लाइक V इंटू पी करने से इसका क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये एक बार आप आई विल सजेस्ट कि एक बार लगा लेना, और स्टिल अगर नहीं समझ में आए तो आई विल सजेस्ट कि मुझे टेलीग्राम पे एक बार टैग कर देना, आई विल डू दैट फॉर यू, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग, जस्ट बिकॉज अभी मेरा फोकस है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे भी करके, राइट। राइट, इसके बाद है आपके मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, मर्चेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सर्विस, जैसे कि इशू करना मैनेजमेंट को, कॉर्पोरेट एडवाइजरी देना, पोर्टफोलियो के मैनेज करना एंड फंड रेजिंग करना फॉर कॉर्पोरेट्स। सो मर्चेंट बैंक ये चीज होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं, इशू को मैनेज करना, कॉर्पोरेट एडवाइजरी देना, पोर्टफोलियो को मैनेज करना या फिर फंड रेजिंग करना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉर्पोरेट्स।
इन अदर वर्ड्स देख लो। सो मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्रोवाइड कर रही है वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जैसे कि इशू मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, देखोगे तो अपोजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। मर्चेंट बैंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे डिपॉजिट को, ना ही कोई जनरल बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, वो अपनी खुद की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपनी खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज को सेल कर रहे हैं टू कॉर्पोरेट्स। रोल क्या है यहाँ पे, रोल क्या है कि इशू मैनेजमेंट, लाइक असिस्ट करेंगे कंपनीज को इन रेजिंग द कैपिटल थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, लाइक आईपीओज, एफपीओज, इन चीजों में हेल्प करता है। राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट करना, अंडर राइटिंग करना, गारंटी देना, सब्सक्राइब टू द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ इशू, thereby reducing the risk of the issuer। तो मर्चेंट बैंक क्या करते हैं, अंडर राइटिंग में गारंटी दे देते हैं कि भाई, गारंटी दे देते हैं कि हम क्या करेंगे, आपके 50% जो शेयर है ना वो बिकवा देंगे। अब उसने अगर गारंटी दी है ना, तो इसका मतलब है वो बिकवाएगा, और नहीं बिकवाएगा तो उसको खुद खरीदने पड़ेंगे। यही होती है अंडर राइटिंग में। ठीक है, सो गारंटी टू सब्सक्राइब टू द अनसोल्ड पोर्शन ऑफ एन इशू, देयरबाय रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द इशूअर। तो रिस्क इससे क्या होता है, इशूअर का थोड़ा कम हो जाता है भाई, कि चलो कुछ पैसे देके हमारा काम तो बन रहा है जी। प्रोजेक्ट काउंसलिंग करना, हेल्प करती है कंपनीज विद फीजिबिलिटी स्टडीज, कॉस्ट एस्टिमेशन, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो काउंसलिंग ऑब्वियसली बात है, अगर गारंटी ले रहा है तो सारी चीजें तो देखेगा ही। मर्चेंट बैंक सारी चीजें उनकी देखेगा, क्या है क्या नहीं है, तभी तो गारंटी देगा। अगर उसको लग रहा है कि भाई पब्लिक खरीदना ही चाहेगी, तो वो भाई गारंटी भी क्यों देगा, ऑब्वियसली बात है। तो प्रोजेक्ट काउंसलिंग भी वो करते हैं। लोन सिंडिकेशन करना, अरेंज करना टर्म लोन्स को, वर्किंग कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट। तो लार्ज प्रोजेक्ट में ये खुद भी लोन लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलके, बैंक से मिलके, अगर लार्ज प्रोडक्ट कोई प्रोजेक्ट होता है तो। मर्जर या फिर एक्विजिशन की एडवाइजरी करना, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल एडवाइस फॉर मर्जर्स, एक्विजिशन, टेक ओवर्स एंड अमेलगेशन के प्रोसेस में भी ये स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं किसको, कंपनीज को, बिकॉज ये एडवाइजरी का काम कर ही रहे हैं, राइट। पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ऑफर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज टू एचएनआई, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट फॉर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसके बाद है आपका फॉरेन करेंसी एंड लोन असिस्टेंस, हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट को टू रेज द फंड्स थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जैसे ईसीबीएस, एफसीसीबीएस, एंड मैनेज करते हैं फॉरेक्स के एक्सपोजर को। तो ये एंड प्राइवेट प्लेसमेंट करने में फैसिलिटेट करते हैं रेजिंग फंड्स बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर विदाउट अ पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को डायरेक्ट ना देके कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को दे देना। तो वहां से भी ये क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं इसको। टाइप्स क्या है मर्चेंट बैंक के, सबसे पहला डोमेस्टिक मर्चेंट बैंक्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसमें, विद इन द कंट्री, ओनली विद इन द कंट्री, एंड सर्व करते हैं लोकल क्लाइंट्स को ही। सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक ऑब्वियसली बात है, ऑपरेट करते हैं ग्लोबली, डील करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को, एंड सर्विस करते हैं एमएनसीज को। थर्ड आते हैं आपके बुटीक मर्चेंट बैंक, ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज में, जैसे कि एमएनए या फिर कॉर्पोरेट एडवाइजरी में, यूजुअली स्मॉल एंड फोकस्ड होता है, मतलब एक ही फील्ड में माहिर होता है, ऐसे कह लो। फोर्थ होती है आपकी फुल सर्विस मर्चेंट बैंक, ये ऑफर करते हैं वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सर्विस अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, मतलब सभी के सभी एक ही छत के नीचे आपको सारे काम हो जाएंगे, ऐसा काइंड ऑफ फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फुल सर्विस मर्चेंट बैंक्स होते हैं ये। रेगुलेशंस क्या है इंडिया के अंदर, सो रेगुलेशंस हैं, ये रेगुलेटेड है बाय सेबी मर्चेंट बैंकर्स, रेगुलेशन 1992 के अंदर, एंड ये रजिस्टर्ड होना चाहिए विद सेबी, ताकि वो एक्ट कर सके एज अ मर्चेंट बैंकर। तो कोई भी एज अ मर्चेंट बैंकर ऑपरेट नहीं कर सकता, जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं सेबी के अंदर वो ही एक्ट कर सकती हैं एज अ मर्चेंट बैंकर। इसके बाद है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ मनी है जो कि कलेक्टेड होती है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, एंड ये इन्वेस्ट की जाती है किसमें, सिक्योरिटीज में, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, या फिर अदर एसेट्स में, जो कि मैनेज किसके द्वारा हो रहा है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा क्या हो रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स देखोगे तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट पूल है, एक ट्रस्ट है जो क्या करता है, पूल करता है मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट करता है इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, डिवेंचर, money market instruments, etc. And according to the investment objective of the fund,
राइट। मैनेज होता है बाय प्रोफेशनल्स, आइडियल्स फॉर इंडिविजुअल्स हु सीक्स डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स ना एक काइंड ऑफ कह लो कि SIP आपने सुनी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, काइंड ऑफ दैट, वही म्यूचुअल फंड्स होती हैं, म्यूचुअल फंड को वही कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम मंथली मंथली या फिर वन टाइम पे ना कुछ अमाउंट, जैसे FD बनाते हैं ना, वैसे ही ये चीज होती है। इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है कि कौन सा स्टॉक कितने प्राइस पे जा रहा है, क्या ग्राफ है क्या नहीं है। हमें कोई अच्छी सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, जैसे SBI गोल्ड है। ठीक है, SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड है आपका ना, उसमें सपोज करो मैंने 500 रुपीज पर मंथ का सोचा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगी। मुझे कुछ नहीं देखना, फिर मैं 500 रुपीज इसमें सिलेक्ट करती जाऊंगी। लेकिन इसमें बस एक चीज है कि आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो ना इसमें कंपनी, वो जो है वो अच्छी चुननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कंपनी चुन ली। अब देखो गोल्ड ऐसा फैक्टर है जो बढ़ता ही रहता है, तो अब इसमें मैं अगर 1 ईयर तक के लिए भी करूंगी तो भी मेरा वर्थ इट इसमें रहेगा। मिनिमम 1 ईयर तक की रहती है SIP आपकी, मिनिमम सॉरी 6 मंथ तक की रहती है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है? बाय स्ट्रक्चर ओपन एंडेड फंड होते हैं। ओके सो इसमें क्या था, टाइप ऑफ, ओके सॉरी, हाँ, तो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या है? बाय स्ट्रक्चर। इसमें होता है सबसे पहले ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड क्या होता है? जिसमें इन्वेस्टर जो है बाय और सेल कर पा रहे हैं यूनिट्स को एट एनी टाइम, NAV बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं इसको। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है? इसमें फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है, जो कि यूनिट्स ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में आफ्टर द न्यू फंड ऑफर। एक होते हैं इंटरवल फंड, जो कि हाइब्रिड होते हैं। ये ओपन किए जाते हैं सब्सक्रिप्शन में एंड रिडीम किए जाते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ओनली। बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से क्या है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड? सबसे पहले इक्विटी फंड, जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है मेनली इन स्टॉक, एंड इसमें बहुत ज्यादा रिस्की है। एंड देखो जो रिस्की होती है उसमें रिटर्न तो होते ही है। इसके बाद है डेट फंड, इसमें लोअर, इसमें इन्वेस्ट होता है बॉन्ड्स में एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें लो रिस्क रहता है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है? इन्वेस्ट किया जाता है मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट्स में, जिसमें बैलेंस रिस्क रिटर्न मिलता है। मनी मार्केट फंड में क्या होता है? इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म डेट मार्केट में, लाइक CPs, ट्रेजरी बिल्स, एंड इसमें वेरी लो रिस्क रहता है। गिल्ट फंड में क्या होता है? इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एंड ये सेफ है लेकिन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है इसका। इंडेक्स फंड में क्या होता है? ट्रैक करते हो मार्केट इंडेक्स को, लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, पैसे करते हो मैनेजमेंट को। सेक्टर एंड थेमेटिक फंड क्या होता है? इन्वेस्ट करते हो स्पेसिफिक सेक्टर्स को, लाइक IT, फार्मा एक्सेट्रा, एंड उनमें बहुत ज्यादा क्या होता है? रिस्क होता है। सो ये सारे क्या है? म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स हैं। देन इसके बाद क्या है? ELS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी है, लाइक टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं इसमें, लाइक 3 ईयर लॉक इन, इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। बाय फीचर के अकॉर्डिंग क्या टाइप्स हैं? ग्रोथ स्कीम, ग्रोथ स्कीम में क्या है? री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट टू इंक्रीज द NAV, नो रेगुलर पे आउट्स होते हैं इसमें। इनकम स्कीम्स, लाइक एम करते हो रेगुलर इनकम की थ्रू आउट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। डिविडेंड पे आउट स्कीम्स होती हैं, लाइक पीरियोडिक इन डिविडेंड पेड करे जाते हैं इन्वेस्टर्स को, लाइक NAV ड्रॉप्स पोस्ट डिविडेंड्स। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्ट किया जाता है ताकि बाय कर सको ज्यादा यूनिट्स को। SIP होती है, लाइक फिक्स्ड अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है पीरियोडिकली, मंथली। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आता है आपका, जिसमें फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर जाते हो पीरियोडिकली। सिस्टमैटिक कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम होती है, इसमें एम करते हो टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल वाइल अर्निंग जो है वो यहाँ पे लिमिटेड रहती है, लिमिटेड रिटर्न रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है आपकी म्यूचुअल फंड के अंदर। रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन ऑब्वियसली है, रेगुलेटेड बाय सेबी है। रेगुलेशन 1996 के अंदर म्यूचुअल फंड जो है वो मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। मॉनिटर कर कौन करता है? AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। राइट, सो काफी ज्यादा डीप नॉलेज है, एंड आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के बारे में जानना है तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के बारे में सर्च करो, पढ़ाई करो थोड़ा। ठीक है, ऐसे ही कभी भी स्टॉक मार्केट इन सब चीजों में नहीं उतरना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि जब तक आपको नॉलेज नहीं है ना तब तक यू शुड नॉट डिसाइडेड टू डू दैट। काफी बच्चे तो मैंने देखे हैं कॉलेज में कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी 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 गुड, राइट। एंड दिस इज मतलब BBFI की तो डिग्री है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो आई थॉट उनको तो सीखना ही चाहिए ये चीज। एंड NAV क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू। NAV कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट माइनस में लाइबिलिटी अपॉन में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, जो भी बची हुई यूनिट्स हैं। ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि पर यूनिट वैल्यू क्या है म्यूचुअल फंड की,
एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो मैनेज करती है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंडर दी सेबी गाइडलाइंस। इसमें क्या आते हैं? स्पॉन्सर आते हैं। स्पॉन्सर क्या करते हैं? जो प्रमोट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को एंड एस्टैब्लिश कर रहे हैं ट्रस्ट को। ट्रस्टीज क्या होते हैं? ये इंश्योर करते हैं कंप्लायंसेस एंड सेफगार्ड टू इन्वेस्टर इंटरेस्ट। ठीक है, ये नेट एसेट वैल्यू होता है आपका। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ये याद रखना। एंड एक दो आई विल सजेस्ट कि न्यूमेरिकल या फिर कुछ मिल जाए ऐसा जिससे आप एनएवी निकालना थोड़ा सा सीख जाओ। ठीक है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लो। समरी टेबल क्या है? मर्चेंट बैंक वीएस इन्वेस्टमेंट बैंक की। सो रीजन क्या है? ये कॉमन होता है मर्चेंट बैंक यूके या फिर इंडिया में। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो मेजरली यूएस में चलती है। रोल क्या है? एडवाइजरी एंड फंड रेजिंग का है। इसका ट्रेडिंग, अंडरराइटिंग एंड एडवाइजरी का है। रिटेल सर्विसेज क्या है यहाँ पे? यहाँ पे यूजुअली नहीं है रिटेल सर्विसेज, यहाँ पे है मैनी केसेस में। कॉर्पोरेट लिस्टिंग या फिर लिस्टिंग या डी लिस्टिंग क्या होती है कॉर्पोरेट स्टॉक्स के अंदर? सबसे पहले जानते हैं लिस्टिंग क्या होती है। तो लिस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करती है कंपनी अपने शेयर्स को by which a company shares are included on a recognized stock exchange making them available for public trading। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आफ्टर दी आईपीओ के बाद जो प्राइस फिक्स्ड होता है जिसमें जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो खरीदते हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट ये लिस्ट करते हैं कि ये स्टॉक इस प्राइस में लिस्ट किया जाता है। एंड इसी के बाद आप जो नॉर्मल लोग है ना, पब्लिक है, वो डील कर पाती है कि भाई क्या अभी क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एज पर द मार्केट डिमांड वो चीज रहती है। सो लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी के शेयर जो है ना वो क्या करे जाते हैं? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं एंड इसी की वजह से अवेलेबल हो पाता है पब्लिक ट्रेडिंग के लिए। ये ट्रांसफॉर्म करता है एक प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी में इफ इट्स एन आईपीओ। अगर वो आईपीओ है तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, राइट। एंड मेजरली देखोगे ना तो प्राइवेट कंपनीज का फोकस क्या रहता है? भाई आईपीओ शो करना है, आईपीओ शो करना है। उनका जो लास्ट रहता है ना ऑब्जेक्टिव, आईपीओ का ही रहता है। वो चाहते ही हैं कि भाई हम पब्लिक कंपनी में हो जाएं। कंपनी जो है यहाँ पे मस्ट मीट करेंगे रेगुलेटरी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को टू गेट दी लिस्टेड। वंस अगर वो लिस्ट हो जाती है तो कंपनी जो है ना वो क्या कर जाती है? मार्केट में आ जाती है एंड वो गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी या नॉर्म्स को मेंटेन करके चलेंगी, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है लिस्टिंग का? ताकि लिक्विडिटी मिल सके शेयर होल्डर्स को, रेज कर सको अपने कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, इंक्रीज कर सको कंपनी की विजिबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी को। ऑब्वियसली बात है, अगर आप आईपीओ शेयर डिवेंचर में आ रहे हो तो आपके चर्चे ज्यादा होंगे ठीक है, आपकी ब्रांडिंग खुद ब खुद होती जाएगी, राइट। इनेबल करेगा प्राइस डिस्कवरी को फॉर कंपनी शेयर, ऑफर करेगा एग्जिट रूट टू फॉर अर्ली इन्वेस्टर और प्रोमोटर, राइट। बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे लिस्टिंग के? बेनिफिट यही है कि आप कैपिटल को एक्सेस कर पाओगे, इजीली रेज कर पाओगे लार्ज फंड थ्रू पब्लिक इन्वेस्टर्स। मार्केटेबिलिटी मिलती है, लाइक शेयर जो है वो इजीली बाउट एंड सोल्ड हो जाता है एक्सचेंज में। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है बिकॉज जो लिस्टेड फर्म्स होती है ना उनको ऑब्वियसली बात है डिस्क्लोजर नॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर नॉर्म्स लाइक बिल्डिंग इन्वेस्टर ट्रस्ट। उनको सब कुछ एज पर दी पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है, उनको बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ पब्लिक करनी पड़ती है। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको ताकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट मेंटेन हो। वैल्यूएशन बेंचमार्किंग, शेयर प्राइस करो रिफ्लेक्ट करो मार्केट की वैल्यूएशन को, कंपनी को। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लाइक लिस्ट करो रेप्यूटेड एक्सचेंज को जैसे कि एनएसई बीएसई, ये बिल्ड करती है क्रेडिबिलिटी को, ठीक है। सो लिस्टिंग हमेशा किसमें होना चाहिए? रेप्यूटेड एक्सचेंज में होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई आप किसी भी एक्सचेंज को दे रहे हो। तो मेजरली हमारी एनएसई एंड बीएसई दो ही चलती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है टू लिस्ट इन इंडिया? लिस्टिंग इन इंडिया, so as per the SEBI and stock exchange norms company फॉलोइंग क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, जैसे कि मिनिमम जो पेड अप कैपिटल है ना उस कितना होना चाहिए? 10 करोड़ होना चाहिए फॉर मेन बोर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर कितना होना चाहिए? एंड मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स होना चाहिए। सबमिशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सबमिशन होना चाहिए जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो। डिस्क्लोजर क्या है? लाइन विद द कंपनीज एक्ट एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो ये सारी क्या है? कुछ ये तो मैंने मतलब 4 ही पॉइंट्स में खत्म किया है, बट देयर इज अ लिस्ट जिसकी वजह से मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स है टू लिस्ट इन इंडिया, ठीक है। ये तो मेजर पॉइंट्स है कि पेड अप कैपिटल मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर्स जो है वो होने चाहिए, सबमिशन करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एवरी आपका रिकॉर्ड अच्छा रहना चाहिए। डिस्क्लोज करो अपने जितने भी कंपनीज में चल रहा है, कुछ कंपनीज एक्ट एंड सेबी के अकॉर्डिंग।
टाइप ऑफ लिस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले होती है हमारी इनिशियल लिस्टिंग, जिसमें कंपनी जो है वो लिस्ट कर रही है शेयर्स को ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। ड्यूल लिस्टिंग होती है जब कंपनी जो है वो लिस्ट करेगी मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज लाइक एनएसई और बीएसई, ठीक है। जब क्या हो रही है, कंपनी मोर देन वन स्टॉक को क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है, तो उसको एनएसई एंड बीएसई दो फैक्टर में किया जाता है। इसके बाद डी लिस्टिंग होती है या फिर री लिस्टिंग होती है। इसमें कंपनी क्या कर रही है, वॉलेंट्री कर रही है या फिर इनवॉलेंट्री कर रही है या फिर रिमूव कर रही है खुद के ही शेयर फ्रॉम द एक्सचेंज एंड क्या करेगी, दोबारा से अप्लाई करेगी। पहले क्या करेगी, पहले क्या करेगी, पहले उसको लिस्ट करेगी, फिर उसको डीलिस्ट कर लेगी, देन वापस से उसको डीलिस्ट कर देगी, लाइक दिस, ठीक है। सो अब देखोगे डीलिस्टिंग क्या होता है। डीलिस्टिंग क्या होता है, ये रिमूवल होता है फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज। सपोज करो कोई आपने स्टॉक है जो लिस्ट कर दिए हैं मार्केट के अंदर, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, दोबारा से उसको निकाल रहे हो, वही डीलिस्टिंग हुआ। जब रिमूव कर रहे हो लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटी को फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई डीलिस्टेड हो जाती है तो कंपनी के जो शेयर हो जाते हैं ना, वो नो लॉन्गर कैन बी ट्रेडेड ऑन दी एक्सचेंज। अगर वो रिमूव कर लिया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है पब्लिक में अवेलेबल ही नहीं है टू डू दी ट्रेड। डीलिस्टिंग जो होगा वो मे बी वॉलेंट्री हो सकता है या फिर इनवॉलेंट्री हो सकता है। टाइप ऑफ डीलिस्टिंग क्या होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब होता है कि कंपनी के द्वारा करना, जिसमें ऑफन व्हेन इट वांट्स टू गो प्राइवेट और रीस्ट्रक्चर हो सकता है। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, एनफोर्स होता है बाय द एक्सचेंज ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस विद लिस्टिंग रेगुलेशन, जैसे कि फ्रॉड, फेलियर या फिर फाइल रिपोर्ट में आ जाना। तो वॉलेंट्री में क्या हो रहा है भाई, कंपनी खुद अपने मर्जी से वो चीज वापस ले रही है, स्टॉक्स को डीलिस्ट करवा रही है। इनवॉलेंट्री में क्या हो रहा है कि भाई जो यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं जैसे कि एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, ये खुद उसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस या फिर कुछ भी फ्रॉड व्रॉड कुछ भी इशू आ गया उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसको, राइट। इसके बाद आते हैं रीजंस क्या है वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के। रीजंस यही है कि यहाँ पे बायबैक या फिर टेक ओवर लेना है आपको बाय प्रोमोटर्स या फिर पी फर्म्स के द्वारा, तो भी वो करते हैं। कंपनी जो है यहाँ पे वांट कर रही है कि वो प्राइवेट जाना चाहती है ताकि वो रेगुलेटरी बर्डन ना रहे उसके पास। काफी ज्यादा कंपनी इस रीजन से भी आईपीओ इशू नहीं करती है। उनका देखो मिनिमम कैपिटल सब कुछ रिक्वायरमेंट से वो होती है, बट वो चाहते हैं कि भाई हम जो हमारी कंपनी का डेटा है ना वो हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो वो भी इशू हो सकता है। मर्जर जो है यहाँ पे एमैलगेशंस है, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहते हैं या फिर पुअर लिक्विडिटी रहती है। रेगुलेशन गवर्नेंस डीलिस्टिंग, ठीक है, लाइक इन इंडिया डीलिस्टिंग गवर्न बाय लाइक सेबी, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर रेगुलेशन 2021 के अंदर मैंडेटरी है पब्लिक अनाउंसमेंट करना, एग्जिट ऑफर निकालना टू शेयर होल्डर्स। प्रोमोटर जो है यहाँ पे मस्ट करेगा एक्वायर शेयर थ्रू रिजर्व बुक बिल्डिंग टू डिटरमाइन द एग्जिट प्राइस। राइट, सो जैसे कि बताया कि जैसे आप आए थे ना बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करके सारा प्राइस राइज सेट करके एंटर किए थे मार्केट में, वैसे ही आपको एग्जिट भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो मार्केट के अंदर से। अगर आप एग्जिट कर रहे हो ना तो आपको बकायदा रिवर्स बुक बिल्डिंग का प्रोसेस करना पड़ता है ताकि आप एग्जिट प्राइस को डिटरमाइन कर सको और उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स को वापस ले सको। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर आप लिस्ट कर रहे हो इट मीन्स आप पब्लिक को दे रहे हो, तो पब्लिक खरीदी भी होगी और खरीदी होगी तो उनके पास शेयर्स होंगे। अब अगर करते होगे भाई हम डीलिस्ट कर रहे हैं एंड एग्जिट प्राइस इसका ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो बाइंग एंड सेलिंग होगी ना, आई मीन सेलिंग होगी ना, बाइंग तो नहीं हो पाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है यहाँ पे डीलिस्टिंग के, कि यहाँ पे लेस कंप्लायंसेस बर्डन आ सकता है। प्रॉज में प्राइवेसी हो पाएगी आपके ऑपरेशंस के अंदर, फ्रीडम मिल पाएगी रीस्ट्रक्चरिंग में। कॉन्स में ये आएगा कि शेयर जो है यहाँ पे इलिक्विड हो जाएंगे। रिस्क यहाँ पे रहेगा लो एग्जिट प्राइस का, कि भाई एग्जिट प्राइस आपका बहुत ज्यादा कम जा सकता है। एंड इसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, रिड्यूस करेगा ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा नहीं रह पाएगी। इसके बाद है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये ग्लोबल डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे करेंसी को ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे कोई स्टॉक या डिबेंचर नहीं हो रहे, यहाँ पे करेंसीज ट्रेड होती हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज होता है। ये फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर एंड ये क्रूशियल है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म एंड कैपिटल फ्लोज के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे करेंसी पेयर
लाइक करेंसी जो है यहाँ पे ट्रेड की जा रही है इन पेयर्स लाइक यूएसडी, आईएनआर, यूरो, यूएसडी, लाइक दिस। फर्स्ट जो करेंसी यहाँ पे रहेगी वो बेस रहेगी एंड सेकंड जो है यहाँ पे वो कोट रहेगी। एक्सचेंज रेट्स क्या है यहाँ पे? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, वही आपका एक्सचेंज रेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसडी एंड आईएनआर है तो 83 रुपीज चल रहा है आई गेस, ठीक है, राइट। 1 USD इज इक्वल टू 83, ऐसा ही करके कुछ है, एंड 1 USD इक्वल टू 83 इंडियन रुपीज, ऐसा ही है, इंडियन रुपीज। सो यही आपका एक्सचेंज रेट है, आपका प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। एप्रिसिएशन होगा या फिर डेप्रिसिएशन होगा। एप्रिसिएशन का मतलब जब आपकी करेंसी का वैल्यू क्या है, ज्यादा है दूसरे से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब आपकी करेंसी क्या है, फॉल कर रही है। पार्टिसिपेंट्स क्या है यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर? तो पार्टिसिपेंट, सबसे पहला पार्टिसिपेंट देखो सेंट्रल बैंक आता है, बिकॉज यही सारा देख के चलते हैं, रेगुलेट करते हैं करेंसी सप्लाई एंड इंटरवेन करते हैं टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट्स। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन फॉर क्लाइंट्स एंड ट्रेड ऑन देयर ओन अकाउंट। कॉर्पोरेशंस एक्सचेंज करते हैं, एंगेज होते हैं फॉरेक्स में ताकि वो पे कर सके इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट या फिर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में। इन्वेस्टर एंड फंड्स होते हैं लाइक जो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन एसेट्स में या फिर हेज करते हैं करेंसी रिस्क को, वो। रिटेल ट्रेडर्स होते हैं लाइक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फंक्शंस क्या है फॉरेक्स मार्केट के? फंक्शन यही है कि यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन रहता है, एनेबल करता है बिजनेस एंड इंडिविजुअल को ताकि वो कन्वर्ट कर सके एक करेंसी को दूसरे करेंसी में। फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो पाए। हेजिंग, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एडवर्स करेंसी एंड मूवमेंट यूजिंग टूल्स लाइक फॉरवर्ड ऑप्शंस। स्पेक्यूलेशन हो पाती है इसमें, एक ट्रेडर्स जो प्रॉफिट कमा पाते हैं फ्रॉम एंटिसिपेटिंग चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट है उनका जो भी है उस पिक के बीच में ही उनको प्रॉफिट कमाना होता है। आर्बिट्रेज लाइक बाइंग इन वन मार्केट एंड सेलिंग इन अनदर टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस, राइट। इसके बाद है मेजर फॉरेक्स मार्केट सेंटर कौन है? लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, सिंगापुर है, फ्रैंकफर्ट है एंड हांगकांग है। ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो ओपन रहती है 24 अ डे 5 डेज अ वीक ड्यू टू ग्लोबल टाइम जोन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है यहाँ पे? एक होती है स्पॉट मार्केट जिसमें आपको इमीडिएट डिलीवरी मिल जाती है करेंसीज की T+2 सेटलमेंट में। फॉरवर्ड मार्केट होती है जहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो एक्सचेंज करेंसी होती है फ्यूचर डेट पे एंड फिक्स रेट पे, ठीक है। फ्यूचर मार्केट होती है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रेड एक्सचेंज होने में टू बाय एंड सेल करेंसी एट फ्यूचर डेट। ऑप्शन मार्केट होती है जहाँ पे राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन एंड बाय होता है, सेल होता है करेंसी एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर अ स्पेसिफिक डेट, ऑप्शन मार्केट होती है। एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? करेंसी एंड वैल्यू फिक्स करी जाती है टू अनदर करेंसी बास्केट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है? ये डिटरमाइन किया जाता है बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आप कुछ भी फिक्स नहीं कर पाओगे, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई वो चीजें चलेंगी। मैनेज फ्लोट में क्या होता है? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है यहाँ पे ओकेजनली ताकि आप स्टेबलाइज कर पाओ रेट को। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे फॉरेक्स की कि इनेबल करता है ग्लोबल ट्रेड को, हेल्प करता है बिजनेस एक्सचेंज करेंसी ताकि इंटरनेशनल ट्रेड हो पाए, इन्वेस्टमेंट हो पाए। करेंसी कन्वर्जन फैसिलिटेट करता है ट्रैवल को, कॉमर्स को एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को। लार्जर फाइनेंशियल मार्केट, हाई लिक्विडिटी रहता है, ओवर 7 ट्रिलियंस $7 ट्रिलियंस ट्रेडेड डेली। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टूल होता है लाइक यूज बाय सेंट्रल बैंक्स ताकि वो मैनेज कर पाए इन्फ्लेशन को एंड करेंसी की वैल्यू को। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अलाउ करता है ट्रेडर्स को ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए करेंसी की फ्लक्चुएशन होने पे। एंड 24 एक्सेस आपको मिल जाती है, ये वर्ल्ड वाइड 24 अ डे मंडे टू फ्राइडे ये ऑपरेट करती है, ठीक है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर मोर, राइट। DUBBFIA सर्वाइवर्स मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, right? So you can join it. And if you had any kind of doubt, challenges, you can share to me. I will reply to your in comments. ठीक है, bye bye, take care.